हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेजिडेंशियल स्टेटस इनकम टैक्स में कैसे निकालते हैं। ये निकालना बहुत ज़रूरी होता है कि ताकि हम ये पता कर सकें कौन इंडिया का रेजिडेंट है और कौन नहीं है। उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि किसके इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा, किसके ऊपर नहीं लगेगा। तो देखिए, इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो क्या है कि हमें रेजिडेंशियल स्टेटस इसलिए निकालना पड़ता है ताकि हम ये पता कर सके कि किसकी इनकम चार्जेबल है टैक्स के लिए और किसकी इनकम चार्जेबल नहीं। तो पर्सन की इनकम के ऊपर टैक्स तभी लगता है, वो डिपेंड करता है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस देखने के लिए पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए, पर्सन इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, और बाकी जो भी पर्सन बच गए वो अलग कैटेगरी में डाल दी। सेक्शन 6 में हमें बता रखा है ये सब चीजें इनकम टैक्स में। अब इंडिविजुअल और अगर एचयूएफ है पर्सन, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है रेजिडेंशियल स्टेटस देखने का। तो पहला है कि भाई, पहला तो ये देखना होगा कि वो इंडिया का रेजिडेंट है, या तो वो होगा इंडिया का नॉन रेजिडेंट। दो हो सकता है, या तो वो इंडिया का रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट होगा उसकी भी दो कैटेगरी है, या तो होगा वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट या होगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। दो कैटेगरी है, या तो ऑर्डिनरी होगा नॉट ऑर्डिनरी होगा। और बाकी जो कितनी भी कैटेगरी बच गई उसमें या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। उसमें ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी नहीं होता। तो पहले हम बात करते हैं सिर्फ कि अगर पर्सन इंडिविजुअल है, उसके उसमें कैसे डिसाइड करते हैं कि रेजिडेंट है या नहीं है। तो पहला हमारी है कि अगर पर्सन इंडिविजुअल है, उस केस में कैसे डिसाइड करते हैं। तो उसमें हमारी दो कंडीशन है। दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर हमने पूरी कर दी तो आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाओगे। ऑर्डिनरी बनोगे या नॉट ऑर्डिनरी बनोगे, वो अलग टॉपिक है। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि इंडिया का रेजिडेंट बनेगे नहीं बनोगे। दो कंडीशन क्या है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप प्रीवियस ईयर में इंडिया में प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा रहे हो, तब आप बन जाओगे इंडिया के रेजिडेंट। या फिर अगर ये कंडीशन आपसे पूरी नहीं हो पा रही, तो क्या कंडीशन है कि आप प्रीवियस ईयर में 60 दिन या उससे ज्यादा रहे हो। 182 डेज नहीं भी रहे हो तो 60 दिन या उससे ज्यादा रहे हो। बट साथ ही साथ आपको पिछले 4 सालों में प्रीवियस ईयर को छोड़ के कम से कम 365 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहे हो। भले प्रीवियस ईयर में 60 दिन या उससे ज्यादा रहे हो, लेकिन पिछले 4 सालों में इंडिया के अंदर 365 दिन या उससे ज्यादा रहे हो, तो आप इंडिया के रेजिडेंट बनोगे, वरना नहीं। तो मान लेते हैं कि आपका प्रीवियस ईयर है 2023, और अभी और आपका सस्पेंड ईयर है 2024। तो वो कह रहा है कि पहली कंडीशन क्या थी कि 2023 में आप कम से कम 182 डेज या उससे ज्यादा रहे हो। या फिर अगर ये पूरा नहीं हो पा रहा, तो आप 2023 में कम से कम 60 दिन या उससे ज्यादा तो रहे ही हो। और साथ ही साथ पिछले 4 सालों में देख लो, 23 को छोड़ के पिछले 4 साल, यानी कि 22, 21, 20, 19, 23 को छोड़ के पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में जरूर रहे हो, तब आप रेजिडेंट बनोगे, वरना नहीं। समझ आ गई बात। ये चीज थी। लेकिन इसकी कुछ अब एक्सेप्शन है। वो ये है कि अगर आप इंडिया के क्रू मेंबर थे, इंडियन शिप के क्रू मेंबर, मतलब आप इंडिया के रहने वाले हैं, वो इंडिया के सिटीजन हो आप, और इंडिया छोड़ के गए एज अ मेंबर ऑफ क्रू, क्योंकि आप इंडियन शिप के क्रू मेंबर हो, तो आप बाहर इंडिया से गए। या फिर आप एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर गए, आप जॉब के लिए बाहर गए प्रीवियस ईयर में, तो आप रेजिडेंट हो या नहीं हो कैसे पहचानोगे। तो आपके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आप कम से कम इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा जरूर रहे हो, तो ही आप रेजिडेंट बन सकते हो, वरना नहीं। यानी कि आपके लिए जो दूसरी कंडीशन थी वो क्या थी, ये वाली, कि 60 दिन भी आप इंडिया में रहे हो तो भी आप रेजिडेंट बन जाओगे, उसमें आपकी कंडीशन ये वैलिड नहीं होगी। ये कंडीशन आपके लिए कैंसिल हो जाएगी। आपको 182 डेज या उससे ज्यादा ही रहना पड़ेगा इंडिया में, तभी आप रेजिडेंट बन सकते हो, वरना नहीं बन सकते। कब कब बात कर रहे हैं, जब आप इंडिया के क्रू मेंबर थे
और इंडिया से बाहर गए थे, या फिर आप जॉब के लिए बाहर गए थे इंडिया में प्रीवियस ईयर में, तो फिर आपको प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज या उससे ज्यादा रहना पड़ेगा, वरना नहीं बन सकता प्रेसिडेंट। और दूसरा, आप इंडिया के सिटीजन थे, या फिर आप इंडियन ओरिजिन आपका, और आप इंडिया के बाहर रहते हो, और इंडिया के अंदर आए प्रीवियस ईयर में, तो आपकी इंडिया की टोटल इनकम अगर आपकी 15 लाख से ज्यादा है, ठीक है, 15 लाख से अगर आपकी इनकम, टोटल इनकम इंडिया से, इंडिया में ज्यादा है, इंडिया से इनकम कह रहे हैं, टोटल इनकम, बाहर की इनकम नहीं मिलानी, फॉरेन सोर्सेज से इनकम नहीं मिलानी, इंडिया से टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है प्रीवियस ईयर में, तो आप इंडिया के रेजिडेंट कैसे बनोगे? तो वही कंडीशन है, या तो आप 182 डेज इंडिया में ज्यादा रह रहे हो प्रीवियस ईयर में, या फिर आप 365 दिन इंडिया में रहे हो पिछले 4 सालों में, और लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ 120 दिन कम से कम आपको प्रीवियस ईयर में रहना होगा। मतलब कि जो 60 दिन की कंडीशन थी वो नहीं वैलिड होगी आपके लिए, आपको कम से कम 120 दिन प्रीवियस ईयर में रहना पड़ेगा, कम से कम, तभी आप बन सकते हो रेजिडेंट, वरना नहीं। ठीक है, ये किसके लिए बात कर रहे हैं? अगर कोई पर्सन इंडिया का है, वो बाहर रहता है, और वो प्रीवियस ईयर के अंदर इंडिया में आया, ठीक है, तो और उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है इंडिया से, तब की बात कर रहे हैं। समझ गए? तो इसका मतलब, अगर कोई पर्सन इंडिया का, इंडिया में स्टे करता है प्रीवियस ईयर में, तो कैसे पहचाने कि वो इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं है? उसको कम से कम एक 182 डेज तो इंडिया में रहना ही होगा, 182 डेज आना होगा तो रेजिडेंट बनेगा। हाँ, अगर वो 182 डेज से कम रह रहा है तो कम से कम उसे 120 दिन तो रहना ही पड़ेगा फिर भी, मतलब 120 डेज तो कम से कम रहना ही पड़ेगा ना, अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, उसके लिए बात कर रहे थे ना। तो अगर 182 डेज नहीं भी रहा तो कम से कम 120 दिन तो रहना ही पड़ेगा, अगर वो इंडिया का रहने वाला है तो, तब की बात कर रहे हैं। इंडिया का रहने वाला नहीं भी है तो 60 दिन की कंडीशन है आपके लिए। मैं बात कर रहा था जो इंडिया का अगर रहने वाला है, तो उसे कम से कम 182 डेज या कम से कम 120 दिन इंडिया में रहना ही होगा। हाँ, 120 दिन भी अगर इंडिया में नहीं रह रहा तो वो नॉन रेजिडेंट है फिर। समझ गए ना? कम से कम 120 दिन रहना ही होगा। 120 दिन भी किसके लिए कंडीशन है? सिर्फ उसके लिए है जो इंडिया का ओरिजिन था, और उससे इंडिया की इनकम, उसकी इंडिया की इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। अब ये नॉट ऑर्डिनरी क्या है, ये अब ये समझेंगे अभी, नॉट ऑर्डिनरी क्या होता है, और बाकी सारे बन जाएंगे फिर नॉन रेजिडेंट। ठीक है, बाकी सारे बन जाएंगे नॉन रेजिडेंट। अब देखो, आप रेजिडेंट भी हो सकते हो, लेकिन अगर आप रेजिडेंट हो फिर भी आप नॉट ऑर्डिनरी हो सकते हो। अब ये नॉट ऑर्डिनरी क्या होता है? देखो, कई बार आप क्या होता है कि आप रेजिडेंट तो हो, लेकिन साथ में ये दो कंडीशन पूरी नहीं हो पा रही। दो कंडीशन क्या है? कि मान लो आपने ये सारी कंडीशन पूरी कर दी, कि चलो भैया 182 डेज भी रहे तो आप बन गए रेजिडेंट, या फिर आप 60 दिन इंडिया में कम से कम रहे और पिछले 4 सालों में भी रहे 365 दिन, तो आप बन गए। या फिर आप ये एक्सेप्शन वाले केस में थे तो भी आप रेजिडेंट बन गए, तो रेजिडेंट तो बन गए। लेकिन अगर ये दो कंडीशन आपने और पूरी नहीं करी, ये वाली जो दो कंडीशन बताने वाला हूँ, अगर पूरी नहीं करी, तो आप इंडिया के रेजिडेंट तो हो गए, लेकिन नॉट ऑर्डिनरी हो गए। वो क्या कंडीशन है? कि पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल आप इंडिया में रहने चाहिए, तभी आप रेजिडेंट बन सकते हो, साथ में ऑर्डिनरी भी। और साथ ही साथ पिछले 7 सालों में कम से कम 730 दिन इंडिया में रहे। यानी कि ये दोनों कंडीशन पूरी करनी है आपने, दोनों में से एक नहीं, दोनों ही पूरी करनी है आपने, कि पिछले 7 सालों में 730 दिन भी कम से कम इंडिया में रहे हो, और पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल इंडिया में रहे हो। ये दोनों कंडीशन अगर आप पूरी कर देते हो तो आप इंडिया के रेजिडेंट भी हो, और साथ में ऑर्डिनरी भी हो, वरना आप सिर्फ नॉट ऑर्डिनरी हो। ठीक है, तो जो पीछे लिखा हुआ था कि आप रेजिडेंट बन जाओगे लेकिन नॉट ऑर्डिनरी बनोगे, क्योंकि नॉट ऑर्डिनरी इसलिए बनोगे क्योंकि अगर आप ऑर्डिनरी बनना चाहते हो तो आपको ये दो कंडीशन भी पूरी और करनी पड़ेगी। तो तीन कंडीशन है अगर आपको ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना है। तीन कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन तो ये है कि आप दोनों में से कोई, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी कर दो, और दो कंडीशन और ये है, ये वाली 10 साल वाली और 7 साल वाली, तो तीन कंडीशन होगी। तो ये तीन कंडीशन पूरी कर दो, तो आप रेजिडेंट भी हो और ऑर्डिनरी भी हो, वरना आप सिर्फ रेजिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी। ठीक है, समझ आ गई बात?
तो अगर इंडिविजुअल ये वाली कंडीशन पूरी करने में फेल हो जाता है तो वो इंडिया का रेजिडेंट बनेगा। नो, और ऑर्डिनरी नहीं बनेगा, नॉट ऑर्डिनरी बनेगा। समझ गए बात को? सो इफ एन इंडिविजुअल, सिर्फ और सिर्फ अगर इंडिविजुअल सिर्फ और सिर्फ जो है इंडिया का रहने वाला था और 15 लाख से इनकम ज्यादा कमा रहा है इंडिया में, टोटल इनकम, और कम से कम 120 दिन इंडिया में रह रहा है, तो वो सिर्फ क्या बनेगा? रेजिडेंट बनेगा, लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा। तो उसके लिए साथ में उसको जो दो कंडीशन बताई गई है वो भी पूरी करनी पड़ेगी। समझ गए? वो अब देखो लास्ट केस क्या कह रहा था। इफ इफ एन इंडिविजुअल, मान लेते हैं कि अगर अगर इंडिविजुअल रेजिडेंट इंडिया का मान लिया गया है बाय डिफॉल्ट, कि हमने बाय डिफॉल्ट मान लिया गया है कि वो इंडिया का रेजिडेंट है, तो हम उसको क्या मानेंगे? इंडिया का रेजिडेंट मानेंगे, लेकिन ऑर्डिनरी नहीं मानेंगे, नॉट ऑर्डिनरी मानेंगे। कि मान लेते हैं कि हमने कह दिया कि ये इंडिया का रेजिडेंट है, तो हम क्या कहेंगे कि वो रेजिडेंट है और साथ में नॉट ऑर्डिनरी है। क्योंकि ऑर्डिनरी बनने के लिए उसको ये दो कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। तो इंडिया का हमेशा कोई रेजिडेंट होगा, लेकिन वो नॉट ऑर्डिनरी होगा। जब तक ये वो दो कंडीशन पूरी नहीं करता वो नॉट ऑर्डिनरी ही माना जाएगा। समझ गए? तो ये हमने समझ लिया, ऑर्डिनरी भी नॉट ऑर्डिनरी भी। अब बात करते हैं नॉन रेजिडेंट। इंडिया का नॉन रेजिडेंट कैसे पहचानेंगे? जैसे कि हम यहाँ लिखा हुआ था कि वो अगर 120 दिन से भी कम इंडिया में रह रहा है तो वो क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट। या फिर 120 दिन रह रहा है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? और या फिर 120 दिन से ज्यादा रह रहा है लेकिन अगर वो 15 लाख वाली इनकम की कैटेगरी में नहीं है तो भी वो नॉन रेजिडेंट है। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखो। कि अगर इंडिविजुअल, जो पहली कंडीशन मैंने बताई थी ये वाली, कि 182 डेज इंडिया में रहना चाहिए, या फिर कम से कम 60 दिन इंडिया में रहना चाहिए, और साथ में 4 साल में 365 दिन में रहना चाहिए, ये दोनों कंडीशन अगर पूरी नहीं कर पाया, दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं कर पाया, तो क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट बन जाएगा चुपचाप। दोनों दोनों कंडीशन में से कोई भी अगर एक भी पूरी नहीं कर पाया तो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। समझ गए? और अगर वो इंडिया का रहने वाला था तो उसे कम से कम 120 दिन तो इंडिया में रहना ही था। तो अगर नहीं रह रहा तो भी वो नॉन रेजिडेंट है। और साथ ही साथ अगर वो 120 दिन भी रह रहा है लेकिन वो 15 लाख वाली इनकम की कैटेगरी में नहीं आ रहा तो भी वो नॉन रेजिडेंट है। क्योंकि क्योंकि हमने क्या समझा था? इंडिया का अगर रहने वाला होना चाहिए, इंडिया का रहने वाला है तो उसे कम से कम 120 दिन तो इंडिया में रहना ही है। समझ गए? 120 दिन तो कम से कम उसे रहना ही है। और 120 दिन भी उसके लिए कंडीशन है खाली जो 15 लाख वाली कैटेगरी की इनकम है, वरना तो उसे 182 डेज रहना है। देखो ऊपर हमने समझा था कि क्रू मेंबर होगा इंडिया का या फिर जॉब के लिए गया है तो उसे तो कम से कम 182 डेज रहना है। 120 दिन तो उसके लिए है जो 15 लाख वाली कैटेगरी की इनकम। समझ गए? तो 15 लाख वाली कैटेगरी इनकम के नहीं हो फिर भी हम नॉन रेजिडेंट हो, तो कम से कम 120 दिन तो इंडिया में रहना पड़ेगा अगर आप इंडिया के रहने वाले हो। इंडिया के रहने वाले नहीं हो तो 60 दिन आपको इंडिया में तो कम से कम रहना ही पड़ेगा, और साथ में 4 साल में 365 दिन। तो ये दोनों कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहे तो भी आप क्या बन गए? नॉन रेजिडेंट। अब देखो ये जो हम क्यों पढ़ रहे हैं, रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इसमें क्या फर्क होता है, नॉट ऑर्डिनरी में क्या फर्क है, नॉन रेजिडेंट में क्या क्या फर्क है। देखो अगर आप रेजिडेंट भी हो और ऑर्डिनरी भी हो तो आप तो आपकी इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा ग्लोबली। यानी कि आप कहीं से भी इनकम कमाओगे, ग्लोबल इनकम कमाओगे, इंडिया से इनकम कमा रहे हो इंडिया के बाहर से भी, तो आपको दोनों इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। आप अमेरिका से कमा रहे हो, इंडिया से भी कमा रहे हो, दोनों के ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन अगर रेजिडेंट हो और नॉट ऑर्डिनरी हो तो क्या है? तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ कौन से इनकम को टैक्स लेना है? बहुत ही थिन लाइन है। तो आपको देखो ध्यान से समझना है, आपको आपने जो इनकम बाहर से कमाई है या फिर जो इनकम आपको बाहर मिली है, रसीव या फिर अर्न, ठीक है? ठीक है, तो बेसिकली आपने जो इनकम है वो या तो इंडिया से कमाई है या इंडिया से बाहर से कमाई है। सॉरी, जो आपने इनकम इंडिया से बाहर से कमाई है या फिर इंडिया से आपको बाहर ही मिली थी, वो दोनों इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा अगर आप नॉट ऑर्डिनरी हो। तो ये थोड़ा सा फर्क है नॉट ऑर्डिनरी में, ऑर्डिनरी में दोनों के ऊपर टैक्स लगता है।
चाहे आपने बाहर से कमाया है या इंडिया से कमाया है, बट नॉट ऑर्डिनरी में बाहर वाले इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता। और नॉन रेजिडेंट अगर आप हो इंडिया के, तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। आपके ऊपर टैक्स सिर्फ लगेगा कौन सी इनकम के? आपके ऊपर टैक्स लगेगा जो आपको इंडिया इंडिया में इनकम रिसीव हुई है, या फिर उसका जो इंडिया इनकम का सोर्स इंडिया से था, रिसीव इन इंडिया या रिसीव फ्रॉम इंडिया, तो ही आपके ऊपर टैक्स लगेगा, वरना नहीं लगेगा। जो आपने बाहर से कमाया है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगने वाला। ध्यान रखना, रिसीव और कमाई भी इनकम दोनों में फर्क होता है। एक होता है आपने इनकम कमाई है, यानी कि आपने बाहर से ही कमाई है, बाहर आप काम करते थे तो बाहर से इनकम कमाई, तो आपके ऊपर ऑर्डिनरी पे टैक्स लगेगा। एक है कि आपको रिसीव हुई है, इंडिया में आपको रिसीव हुई है, कमाई बाहर से है, तो फिर नॉन रेजिडेंट भी होगा ना, तो भी उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो नॉन रेजिडेंट पे टैक्स कब लगेगा? जब इंडिया में उसे रिसीव होगी या इंडिया से रिसीव होगी, तो टैक्स लगेगा, वरना टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। HUF की बात करते हैं, ये तो इंडिविजुअल की बात कर ली थी। अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो कैसे पहचाने कि रेजिडेंट है या नहीं है? तो बड़ा सिंपल सा केस है कि उसकी जो मैनेजमेंट है HUF की, ठीक है, वो इंडिया के मेंबर होने चाहिए। HUF वुड बी रेजिडेंट इंडिया। रेजिडेंट कैसे पहचानेंगे? अगर उसके मेंबर इंडिया के है, तो वो रेजिडेंट है इंडिया के। HUF में जितने मेंबर है, अगर वो इंडिया के रहने वाले हैं, तो इंडिया के रेजिडेंट बन जाएगा HUF भी, वरना वो नॉन रेजिडेंट बनेगा। और ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट HUF नहीं होता। ठीक है। वो या तो रेजिडेंट होगा या होगा नॉन रेजिडेंट। अगर होता भी है तो कैसे होता है, देखो ध्यान से, कर्ता के ऊपर डिपेंड करता है। जो HUF का कर्ता है, अगर वो ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाली दो कंडीशन पूरी कर दे, जो मैंने आपको बताई थी, कि पिछले 10 सालों में 2 साल इंडिया में रहे और 730 दिन पिछले 7 सालों में इंडिया में रहे, तो कर्ता अगर इंडिया में ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना चाहता है, तो वो ये दो कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, तो फिर HUF रेजिडेंट भी होगा और ऑर्डिनरी भी होगा साथ में, वरना वो सिर्फ नॉट ऑर्डिनरी होगा। कंपनी के केस में बात करते हैं, अब अदर वाली कैटेगरी की बात करें, यानी कि हमने ये वाली कैटेगरी समझ ली है। अब अदर वाली कैटेगरी जो बाकी बच गए पर्सन, बात करते हैं कंपनी की। कंपनी या तो रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट होगी। रेजिडेंट कब होगी? या तो वो इंडियन कंपनी हो, या उसका जो इफेक्टिव मैनेजमेंट है प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में हो, यानी कि उसका एक्चुअल में सारा सारा जो बिजनेस इंडिया से कर रहे हो, वो उसका मैनेजमेंट इंडिया के अंदर हो, तो वो रेजिडेंट है। इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब यह है कि उसका जो प्लेस है जहां पर वो बड़े बड़े डिसीजन लेती है, वो इंडिया के अंदर लेती है, तब वो इंडिया की कंपनी है, इंडिया के रेजिडेंट है, वरना नॉन रेजिडेंट। और बाकी जितने भी पर्सन बच गए, जैसे कि फर्म्स, LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, उनमें सिंपल सा यही रूल है कि अगर वो इंडिया की रेजिडेंट है या नहीं, कैसे पहचाने कि उसकी मैनेजमेंट इंडिया के अंदर होनी चाहिए जहां पर वो डिसीजन लेते हैं, तो वो रेजिडेंट है, वरना नॉन रेजिडेंट। तो उम्मीद करता हूँ चाहता को समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अभी के अभी चैनल को, और कमेंट कीजिए। यही सबसे बेहतरीन इसमें चीज थी, बस आपको यही पहचाना था। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।